हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का। ठीक फ्रेंड्स, हम रेलवे की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक फ्रेंड, इससे पहले मैंने रेलवे के लिए बहुत सारा डाटा अपलोड किया वन लाइनर की फॉर्म में, और वन लाइनर के नाम से ही प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो आज जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको रेलवे के लिए जो NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आपको हिस्ट्री के वन लाइनर की फॉर्म में 500 क्वेश्चन कराऊँगा, जो A1 क्वालिटी के होंगे और कई बार रिपीट किए हैं रेलवे और SSC के एग्ज़ाम में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, थोड़ी तीव्र गति में चलेंगे। इतिहास का आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए किस काल में पत्थर के औजारों सबसे पहले आ गए थे? ठीक फ्रेंड्स, ये बताना है। तो किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले आ गए थे? तो ये पूरा पाषाण काल में। कौन सी सभ्यता को नगर नियोजन सभ्यता कहते हैं? तो सिंधु की सभ्यता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु घाटी नदी के किनारे था? तो ये था मोहनजोदड़ो। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए एक। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो को का स्थानीय नाम था? तो ये मृतकों का टीला हजारों बार पूछा गया है। विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में मिला था। देवी माँ की मूर्ति मिली थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक फ्रेंड, देवी माँ, ये क्या कहते हैं, देवी माता की पूजा संबंधी थी, तो ये सिंधु घाटी के लोग देवी माता की पूजा करते थे। ठीक फ्रेंड्स, और प्राकृतिक वगैरह की पूजा करते थे। आगे चलिए, लोथल नामक स्थान पर। ठीक फ्रेंड, लोथल नामक स्थान पर सभ्यता का जहाजी मालगाट था, तो ये सिंधु घाटी का। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा नगर सिंधु घाटी का ऐसा था जहाँ पर एक बंदरगाह था, या फिर डैकयार्ड बोलते हैं जिसको, वो था, तो वो लोथल में था। ठीक फ्रेंड, लोथल में, ये गुजरात में पड़ता है, समुद्र के किनारे। तो जहाज़ तो वहीं आएंगे जाएंगे जहाँ पर समुद्र होगा या पानी होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। अभी UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का 12 जून को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नाव के चित्र वगैरह मिले हैं? तो लोथल में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, लोथल से मिले हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक फ्रेंड, मिट्टी के मृदभांड वगैरह बनते थे। आगे चलिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पादन। आगे देखिए, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में धातु आई थी, तो वो था तांबा। ठीक फ्रेंड, 12वां नंबर देखिए, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वैदरायण या वैदरी कहा जाता है? तो ये थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 13वां नंबर देखिए, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, आर्य और उनके जो पूर्व आर्य थे वो तो संघर्षों में या लड़ाइयों में सफल क्यों रहे थे? क्योंकि उनके पास A1 क्वालिटी के घोड़े थे। ठीक है, ये देखिए, उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग। ठीक है, ये घोड़े आएगा, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर घोड़े कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास A1 क्वालिटी के घोड़े थे और रथों का प्रयोग करते थे वो, इसलिए वो सफल हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह कथन किससे प्रदर्शित होता है? तो ये होता है ऋग्वेद में गाय। ठीक है, गाय के अनेक संदर्भ मिलते हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए होते थे। ठीक है, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। ठीक है, और ना कि जमीन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो गाय के लिए युद्ध होते थे, तो उस युद्ध में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो उस गाय के लिए युद्ध होते थे, उस युद्ध के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था गविष्टि। ठीक है, याद रखेंगे, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में गाय को कहा गया है अगन्या। ठीक है, अगन्या कई बार ये पूछा है। ठीक है, अगन्या कहा गया है कि अगन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, इसलिए गाय को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में मतलब ब्राह्मणों को दान में क्या क्या दिया जाता था? तो उसमें भूमि नहीं दी जाती थी, इतना याद रखना, वहाँ भूमि जरूर ऑप्शन में देता हुआ। ठीक फ्रेंड्स, तो ऋग्वैदिक काल में भूमि दान देने की परंपरा नहीं थी। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे देखिए, आर्य। ठीक है, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो सप्त सिंधु में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखिए, किस विशुद्धि के बाद में? ठीक फ्रेंड्स, किस विशुद्धि के बाद में
अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी गई है, तो ये गई गार्गी संहिता में, ठीक है ना, गार्गी संहिता। आगे देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के बचपन का नाम किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो अशोक अशोक मौर्य का रुमनदेही अभिलेख। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अशोक का नाम, फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये है रुमनदेही का अभिलेख। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये सब मैंने कल आपको ट्रिक से बताया था ना। रा बा पागु, पहले पाएगा रा से बनेगा राजगृह। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। आगे चलिए, बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो स्त्रियां और शूद्रों को इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, जैन बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म किन मतों में विश्वास करता था? तो ये कहता था कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। ठीक है, यदि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो हम निर्वाण मिल सकता है, यानी कि हमें मतलब निर्वाण मिल सकता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, और यहाँ कहा था लोगों के दुख का कारण उनकी इच्छाएं होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब महात्मा बुद्ध ने यह कहा था कि दुनिया दुखों से भरी है, अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ये कहा था। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में समझिए। आगे देखिए, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचनाओं किसमें की गई थी? तो ये पाली मठ में। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था? तो ये था वामसात पाक सीनी। ठीक है, आगे चलिए, बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, इच्छा सब दुखों का कारण है, तो ऐसा कहा था बौद्ध धर्म ने, अभी बताया ना कि इच्छा सब दुखों का कारण है, इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। आगे देखिए, महावीर जैन 24 में तीर्थंकर थे। आगे देखिए, जैन धर्म का पहली तीर्थकर किसे कहा जाता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे ना, तो मैंने कल आपको कहा था पहला, दूसरा और 23वां 24वां नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहले थे ऋषभदेव। ठीक है ना, ऋषभदेव थे पहले। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ये अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित था, तो ये था कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अब आगे चलिए, इधर आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा लौह युग जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। ठीक है, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको डीप में ही तैयारी करनी है तो 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं, बिल्कुल डीप में। ठीक है, मास्टर वीडियो के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आगे देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सम्राज्ञी लिखने युग प्रयुक्त भाषा थी, तो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी झेलम नदी के किनारे। यहूदियों के धार्मिक पाठ को क्या कहते थे? तो मूसा साहिब। ठीक है, आगे देखिए, महाभारत ने लिखा था। ठीक है, महाभारत किसकी पुस्तक है या किसने लिखा था? तो ये पतंजलि ने लिखा था। यूनानियों यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंबिसार। आगे देखिए, बिंबिसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अशोक की आरंभिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। आगे चलिए, देवनामप्रिय का उल्लेख, देवनामप्रिय किसका नाम था? तो ये था अशोक का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये किया था रॉक डिकस थर्ड ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से। आगे चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? यानी कि अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने या फिर कौटिल्य ने? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राही लिपि। ठीक है, ब्राही, खरोष्टी, अरामाइक। ठीक है, ऐसी लिपियाँ हैं इनकी। अशोक के जितने शिलालेख वगैरह हैं, इनकी ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। आगे देखिए, किस शासक ने अभिलेखों को
अभिलेखों का जनक कहा जाता है तो अशोक को। ठीक है, आगे चलिए। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो ये था जिला प्रशासक। ठीक है, मौर्य वंश के दौरान स्थानीय कौन था? तो ये जिला प्रशासक था। ठीक है, प्रशासक। आगे देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ठीक है, मिलिंद पन्नो क्या है? तो ये बौद्ध पाठ है। ठीक है, आगे चलिए। कुषाण काल में भारत और शैली के मिश्रण का विकसित कला विद्यालय को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कुषाण काल में मतलब जो गंधार कला थी उसमें कौन सी कला का मिश्रण था? तो ये गंधार और यूनानी कला का मिश्रण था। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार ये पूछ लेते हैं कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो ये मथुरा। ठीक है, आगे देखिए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कनिष्क था। ठीक है, आगे देखिए। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर जो भी टैक्स वगैरह लेता था, ये बहुत ही टैक्स वगैरह लेता था। ठीक है, इसके राज्य से जो रेशम का मार्ग गुजरता था तो उस पर ये बहुत टैक्स पे कर लेता था, वसूलता था। आगे चलिए। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो ये कनिष्क ने किया था 78 ईसा पूर्व। आगे चलिए। कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी? तो कनिष्क के। ठीक है, आगे देखिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है जो चरक और सुश्रुत थे ना, तो वो जो चिकित्सक थे तो कनिष्क के दरबार में ही थे, याद रखना। राजा खारवेल किस चेदी वंश आगे देखिए। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता? तो विक्रमादित्य। हरिशरण किस राजा के कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों के द्वारा। ठीक है, भारत और रोमन के साम्राज्य के बीच व्यापार होता था, जैसे ही हूण आए तो इन्होंने आक्रमण किया तो ये वजह सारा व्यापार ठप पड़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये सोने के। ठीक है, आगे देखिए। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो ये समुद्रगुप्त। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से डीप में पूछा जाता है कि जो इलाहाबाद में जो समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला है तो इसमें और किस शासक का नाम लिखा हुआ है? तो उस पर नाम लिखा हुआ था जहांगीर का। ठीक है, याद रखेंगे। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। फायन। ठीक है, फायन किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब इधर देखिए। 68 नंबर। ठीक है, प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना पराश्रम किसके दरबार में किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त के। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था तो ये अरिकामेडू। आगे चलते हैं। चोल राजा राजेंद्र ने अपनी पदवी धारण की तो ये की थी पंडित चोल मुंडीकोंड गंगकोई की। फ्रेंड्स, ये इनकी पदवी थी, मतलब ये इनकी उपाधि थी पंडित चोल मुंडीकोंड और ये गंगईकोंड। ठीक है, ये इनकी उपाधियाँ थी राजेंद्र की। ठीक है, आगे देखिए। चोल अभिलेखों से उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार निम्न में से कौन जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? तो ये थी पल्ली चंदम। ठीक है, आगे देखिए। किस राजा ने श्रीलंका को सबसे पहले जीता? तो राजराज प्रथम ने। आगे चलिए। उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल। ठीक है, कई बार यहाँ से पूछा जाता है चोलों के पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी, याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि किसके पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी? तो ये चोलों के पास थी। ठीक है, याद रखेंगे। चोल राजाओं का शासन था तो तमिलनाडु पर। आगे चलिए। राष्ट्रकूटों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलोरा थी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने किसकी जीवनी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, तो ये लिखी थी कबीर राजमार्ग। ठीक है, जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी कबीर राजमार्ग। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए। राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटों को सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था? तो कन्नड़ काव्य के 3। ठीक है, कन्नड़ काव्य के 3
कवि थे ये पोम्पा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है कि जो कन्नड़ काव्य के 3 जो महारथन हैं तो उनको क्या कहते थे। तो ये 3 महारथन थे पोन्ना, पंपा, पोन्ना और रन्ना। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो राष्ट्रकूट की सर्वाधिक विशेषता क्या थी। तो ये तेलुगु के 3 कवि थे इनके राज्य में और कैलाश मंदिर इन्होंने बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, इनको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ग्रुप सी ग्रुप डी वगैरह में कन्नड़ काव्य के 3 रत्न में से बता दो कौन सा है। तो ये पोन्ना, पोम्पा और ये रन्ना याद रखना। आगे चलते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो पल्लव राजवंश। आगे चलिए। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो ये बतापी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे उन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी तो इसका संक्षेप प्राप्त हुआ था तो पुलकेशिन द्वितीय को। प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर तो ये राजस्थान में, कल मैंने बताया था आपको। ये पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। सोमदेव ने। हर्षचरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने। खुजराहो के मंदिर तो ये चंदेल राजपूतों ने बनवाए थे। प्रतिहार राजा ने जो प्रमाण की उपलब्धि थी तो ये मिहिर भोज। ठीक फ्रेंड्स, जो प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी तो ये मिहिर भोज की थी। आगे चलिए। प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था। तो ये मिहिर भोज था। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के काल में आया था। तो हेनसांग। आगे चलिए। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है हेनसांग को। ठीक फ्रेंड्स, या फिर इसको ये कहते हैं यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं। तो हेनसांग को। कई बार पूछा है। आगे चलिए। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत के शासक कौन था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। कई बार पूछा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप जाके पूछ लेता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी। तो नर्मदा नदी। ठीक फ्रेंड, नर्मदा नदी के किनारे हुई थी, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। संस्कृत नाटक नागनंद, ठीक फ्रेंड्स, नागनंद के रचयिता हैं हर्षवर्धन। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी। रसिक प्रिया, पहली थी रसिक प्रिया, दूसरी थी ये नागनंद और तीसरी क्या थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। अभी 2 ही याद आ रही हैं, आगे तीसरी पूछी जाएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, अभी 2 ही पुस्तक याद रख लो। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ये हो गया ना। आगे देखिए। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था। बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे चलिए। सांची का महास्तूप तो मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद की रचना जयदेव है। दिद्दा, ठीक फ्रेंड, दिद्दा ने जो शासन किया था तो ये किया था कश्मीर पर। ठीक फ्रेंड, रानी दिद्दा बोलते थे इनको। आगे चलते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये 1712 में, 712 में आया था, आक्रमण किया था। ठीक फ्रेंड, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था। तो 712। ठीक फ्रेंड, और कई बार ये पूछ लेता कि पहला सफल अरब आक्रमण कौन था। तो ये 712 में किया था ना मोहम्मद बिन कासिम ने, इसी ने पहला सफल आक्रमण किया था। आगे चलिए। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने। ठीक फ्रेंड, अगर पहली लड़ाई पूछे तो 1191 और दूसरी पूछे तो 1192। ठीक फ्रेंड, 1192 याद रखेंगे। ये तराइन में हुई थी और तराइन पड़ता है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह था तो ये बाबर था। इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है एकदम डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरवाज़ा खोल दिया। तो तराइन की दूसरी की लड़ाई। दिल्ली सुल्तान का शासक कब आरंभ हुआ। तो ये 1206 ईस्वी से। ठीक फ्रेंड्स, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक फ्रेंड्स, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कहाँ बनाया था। तो ये अजमेर में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। ये यूपीपीसीएस में कल परसों परीक्षा हुई थी, वहाँ भी पूछा था। आगे चलिए। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया। तो 13वीं शताब्दी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो निसारुद्दीन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था। तो इल्तुतमिश। आगे चलिए। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश। ठीक फ्रेंड्स, ये जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था, पीछा करते करते। ठीक फ्रेंड्स, और उस टाइम इल्तुतमिश का शासन था।
आगे देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज। ठीक फ्रेंड्स, तो ये किसने आरंभ किया था? तो ये बलबन ने। ठीक फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, वेद दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो ये थे सैयद वंश तथा लोधी वंश। ठीक फ्रेंड्स, खिलजी के बाद आता है लोधी वंश और खिलजी वंश से पहले आता है सैयद वंश। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, कौन सा शासक कब क्या बना। ठीक फ्रेंड्स, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। आगे चलिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? मलिक काफूर को। ठीक फ्रेंड्स, इस मलिक काफूर का नाम याद रखना। इसने दक्षिण भारत में सारी लड़ाइयाँ जीती थी और इसको कहते थे हजार दिनारी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता कि हजार दिनारी किसको कहते थे? तो मलिक काफूर को कहते थे, क्योंकि ये एक हिजड़ा था और इसको हजार रुपये में या हजार दिनार में या फिर $1000 में ख़रीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए इसको हजार दिनारी कहते थे। आगे चलिए, वर्तमान दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की, किसके निकट स्थित थी ये? तो ये थी औरंगाबाद। ठीक फ्रेंड्स, ये एक डरपोक किस्म का सुल्तान था, MBT। ठीक फ्रेंड्स, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन अपनी राजधानी दौलताबाद से मतलब दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और यहाँ पूछा कि जो इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी दौलताबाद, तो ये औरंगाबाद के पास पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, मनियारों। ठीक फ्रेंड्स, मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंशज कौन था? तो लोधी वंश। ठीक फ्रेंड्स, लोधी को हराया था ना इब्राहिम लोधी को। इसके बाद बाबर आ गया था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड्स, तो अंतिम वंश तो लोधी हुआ ना। आगे चलते हैं, सूफी परंपराओं में पीर का आशय क्या है? तो सूफियों का गुरु। ठीक फ्रेंड्स, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलसिला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भक्ति प्रचारक शंकरदेव किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जब मैंने आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ ये मैंने कई बार कहा था कि शंकर का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जब मैंने ये डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने क्वेश्चन ये कहा था कि असम का चैतन्य महाप्रभु किसको कहते थे? तो शंकरदेव को। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखेंगे। असम का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर, ये भी याद रखेंगे। अगर प्रयाग ज्योतिषपुर ऑप्शन में ना हो तो असम का पुराना नाम था कामरूप। ठीक फ्रेंड्स, कामरूप भी कहते थे इसको बहुत पुराने टाइम पे। ठीक फ्रेंड्स, अरे यार, ये कुल्फ़ी वाला सब यहीं बेच के जाएगा क्या? ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अगर ये आ जाए, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए और आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एनालेटिक्स पवित्र ग्रंथ है, तो ये किसका है? तो ये है कन्फ्यूज बाद का। ठीक फ्रेंड्स, कन्फ्यूज बाद का है। आगे चलिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये संगम वंश ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से किसने छीना था? तो ये छीना था हरिहर ने सेकंड ने। ठीक फ्रेंड्स, हरिहर सेकंड ने छीना था। आगे चलिए, कृष्णदेव राय राजवंश के संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। तेलुगु कृति अमुक्त मालदा है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि तेलुगु कृति जो अमुक्त मालदा है तो इसके लेखक थे कृष्णदेव राय। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना कि अष्टदिग्गज। ठीक फ्रेंड्स, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि 8 तेलुगु कवि थे। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले अष्टप्रधान। ठीक फ्रेंड्स, अष्टप्रधान पूछ ले तो अष्टप्रधान थे शिवाजी के काल में। ठीक फ्रेंड्स, बट अगर ये पूछ ले अष्टदिग्गज किसके काल में थे? तो कृष्णदेव राय के काल में थे और ये 8 तेलुगु कवि थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हम्पी के स्मारक का समूह का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चल रही है, मरमम विधि। ठीक फ्रेंड्स, मरमम विधि में गोल गुम्बज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो MBT। ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक। गोल गुम्बज कहाँ है? तो बीजापुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चित्तौड़ की कीर्ति का स्तंभ तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछ ले कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यानी कि ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बाबर की प्रथम लड़ाई हुई थी तो ये बता दिया है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, दिल्ली के मुगल साम्राज्य की नींव
किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी, तो ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग बाबर ने किया था। A1 क्वालिटी का असला बारूद था। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि बाबर का मकबरा कहाँ था, तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन कुछ समय के लिए आगरा में इसका मकबरा बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसका मकबरा काबुल, ठीक फ्रेंड, काबुल भेज दिया गया था, काबुल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अब बाबर का मकबरा कहाँ है, तो अब तो है काबुल में। ठीक फ्रेंड, काबुल में है। बट अगर ये पूछ ले भारत में इसका मकबरा कहाँ था, तो वो था आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगे चलते हैं, आगे देखिए। ठीक है, 1540 में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, तो कन्नौज की लड़ाई हार गया था ये। आगे चलिए, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1540। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था, तो ये मीरक मिर्ज़ा घियाथ था। ठीक फ्रेंड्स, अकबर डैश की आयु में सम्राट बना था, 13 वर्ष की आयु में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार अकबर ऑप्शन में नहीं होता, तो उस टाइम अकबर 13 साल का था ना, यहाँ देखिए 13 साल का था, अकबर बहुत ही छोटा था। ठीक फ्रेंड्स, बट इसकी जगह, अकबर की जगह इसका जो संरक्षक था बैरम खां, बैरम खां भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, अकबर देगा या फिर बैरम खां जरूर देगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, तो लड़ाई में बैरम खां लड़ रहा था उस टाइम। आगे चलते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो बदायूं ने। आइन अकबरी अब्दुल फजल ने लिखी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, वह प्रसिद्ध विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, हरि विजय। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी, लेकिन हमें ये पढ़ाया जाता है कि अकबर इस लड़ाई को जीता था, बाकी जीता कोई नहीं था। महाराणा प्रताप ने भी हारे नहीं थे, वो पूरी टक्कर दी थी, बट हमारे ऊपर इतिहास थोप दिया जाता है कि अकबर जीता था, तो भाई अकबर ही जीता था। वैसे अगर आप नेट पे देखोगे, जो महान जो बताते हैं इतिहासकार कि इस युद्ध में मतलब बराबर की टक्कर हुई थी, जीता कोई नहीं था, लेकिन इतिहासकार लिख के चले गए कि अकबर जीता था, तो हमें अकबर को ही जिताना है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज नगर को अल्लाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने कहा था, तो अकबर ने कहा था। अकबर का जो अभिरक्षक या फिर बॉडीगार्ड कौन था, तो ये बैरम खां था, ये बस मैंने बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, टोडरमल किस मुग़ल शासक के का प्रसिद्ध राजमंत्री था, तो ये अकबर का था। ठीक है, किस्मत की बात है, ये टोडरमल देख लो, ये टोडरमल इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कभी भी राजा नहीं बन पाया, और अकबर अनपढ़ एकदम झंडू होने के बाद भी अकबर मतलब अनपढ़ और झंडू होने के बाद भी राज करता रहा। ठीक है, जैसे लोग महान अकबर बताते हैं, तो वो कुछ नहीं था महान। ठीक फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है मैंने। देखो मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। ठीक फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी, तो मैंने वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर महान था, अकबर एकदम झंडू था, झंडू जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल निठल्ला झंडू अनपढ़। ठीक फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर कहानी दोबारा सुना देता हूँ आपको, शायद आपने पहले ना सुनी हो, जो मैंने पहले कई बार सुना रखी है। ठीक फ्रेंड्स, तो जब ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी ना, अकबर 13 साल का था, जो ऊपर पढ़ के आए अभी। ठीक फ्रेंड्स, इसकी जगह लड़ रहा था कौन, बैरम खान, जो इसका ये था ना, क्या कहते हैं, इसका अभिरक्षक था, ये लड़ रहा था वहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, अकबर 13 साल का था, तो जो वो था ना इब्राहिम लोदी। ठीक फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी था। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अकबर की तरफ से ये लड़ रहा था बैरम खान, और इसकी लड़ाई हो रही थी हेमू के साथ। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना कि अंतिम भारतीय सम्राट, ठीक फ्रेंड्स, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो वो था हेमू। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये हेमू था। अगर ये पूछ ले कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हेमू का। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो हेमू की आँख में तीर लग जाता है, ये बैरम खान इसकी आँख में तीर मार देता है। ठीक फ्रेंड्स, अब वही बात है कि जब मतलब राजा ही मतलब बंदी बना लिया जाए, तो फिर सेना कब तक लड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप जो मैं बताना चाहता हूँ। तो इसकी ये बैरम खान इसकी आँख में तीर मार देता है, और तीर मारने के बाद इसको बंदी बना लेता है बैरम खान, इसको हेमू को। ठीक फ्रेंड्स, और हेमू को बंदी बनाकर पेश किया जाता है अकबर के सामने, जो उस टाइम राजा था। 13 साल का लड़का था, 13 साल का कुछ नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, बच्चा ही होता है। तो 13 साल का अकबर मतलब राजा बना हुआ बैठा था, तो जब इसके दरबार में हेमू को पेश किया गया, तो ये अकबर कहता है कि तुम अपना हिंदू धर्म छोड़ के आप मुस्लिम धर्म को अपना लो, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो हेमू बंदी बनाकर लाया गया था, ये कहता था
हिंदू धर्म है और मैं शुरू से हिंदू धर्म ही अपनाया है और जीऊँगा हिंदू धर्म में, मरूँगा तो हिंदू धर्म में। फिर अकबर इसे कुछ नहीं कहता। फिर एक अकबर कहता है, इसको बैरम खान को कहता है कि जाओ इसके बाप को लेकर आओ। तो इसको हेमू के बाप को लेकर आया जाता है, जो कि एक 80 साल का बूढ़ा होता है। ठीक है ना। उसको बूढ़े व्यक्ति को घसीट कर लाया जाता है अकबर के सामने। तो अकबर कहता है कि इसके बाप को कहता है, 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि तुम हिंदू धर्म को छोड़कर मतलब इसको मुस्लिम को अपना लो, मतलब क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लो, तो मैं तुम्हारे बेटे को और तुमको दोनों को छोड़ दूंगा। तो इसका बाप कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदू धर्म की सेवा में निकाल दी है, अब मैं 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं अपना हिंदू धर्म के साथ ही जीना चाहूँगा और हिंदू धर्म के साथ ही मरना पसंद करूँगा। तो ये अकबर होता है। तो इसके बाप के 80 साल के बूढ़े व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग करवा देता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और इसको क्या कहते हैं, इसके बाप को मार डालता है और फिर इसको भी, हेमू को भी मार डालता है ये तड़पा कर। ठीक फ्रेंड, जो ये 13 साल का लड़का था ये अकबर बना बैठा था बादशाह। ठीक फ्रेंड, और इसके हरम वो होता है जहाँ पर राजा के लिए बहुत सारी औरतें, बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं रखी जाती हैं, मतलब 15 साल से लेकर 25 साल तक की जो लड़कियाँ, जो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ रखी जाती थी हरम में, जहाँ पर सिर्फ राजा को यानी कि अकबर को जाने की इजाज़त थी। और उन लड़कियों की संख्या 3000 से लेकर 4000 थी। ठीक फ्रेंड्स, 3-4 हज़ार लड़कियाँ, 15 से 25 साल की लड़कियाँ रखी जाती थी हरम में। ठीक फ्रेंड्स, और उस हरम की रखवाली करते थे हिजड़े। ठीक फ्रेंड्स, और वहाँ राजा के अलावा किसी को और को देने की इजाज़त नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लो ये इतना करूर शासक था 13 साल का लड़का अकबर, बिल्कुल अनपढ़ था। ठीक फ्रेंड्स, ये थे इसके बाप को मरवा डाला था और 3-4 हज़ार लड़कियाँ रखी जाती थी, मतलब इसके एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो आप समझ ही गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो और उस हरम की रखवाली करते थे हिजड़े। ठीक फ्रेंड्स, और लोग इसे महान बताते हैं अकबर को। ठीक फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी कहानी थी। वैसे इससे भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो जब मैंने आपको 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं ना, वहाँ बिल्कुल डिटेल में कहानी पढ़ा रखी है। ठीक फ्रेंड्स, डिटेल में कहानी सुना रखी है, हर एक टॉपिक पर अलग अलग। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। लेकिन कई बार यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में डीप में क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका जन्म हुआ था कहाँ पर, राजपूतों के ख़ानदान में, तो वो अकबर ही था। ठीक फ्रेंड्स, अकबर था। अकबर का जन्म राजपूतों के ख़ानदान में हुआ था। इसके ऊपर भी एक कहानी है, अभी सुना देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, जब अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना कि क्या कहते हैं कि हुमायूं कौन सी हार के बाद भारत से बाहर चला गया था, तो वो कन्नौज का युद्ध लड़ा था। तो कन्नौज का युद्ध हार के तो ये चला जाता है, मतलब ईरान साइड भाग जाता है। ठीक है, डरपोक किस्म का होता है ये। तो ये वहाँ जाके मतलब ये मुसलमान तो होता ही है हुमायूं। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मुग़ल शासन में सबसे कट्टर, सबसे क्रूर शासक कौन था, तो उसका नाम होगा हुमायूं। ठीक फ्रेंड्स, हुमायूं था। ये इतना कट्टर क्रूर शासक था, मतलब इतना नीच बना करता था ये। मतलब जो गाय का मांस, जो तकड़ी होती है ना, तकड़ी, वो जो देखी होगी अपने गाँव में, जो तराजू वगैरह होता है उसका एक पलड़ा इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तकड़ी में मतलब गाय का मांस तोलने के लिए, मतलब एक तराजू में गाय का मांस होता था और दूसरे तराजू में बाँट की जगह पता किस चीज़ का उपयोग करता था, मतलब गाय के मांस तोलने के लिए। तो इस गाय का मांस तोलने के लिए ये राम की मूर्ति का प्रयोग करता था, मतलब राम जी की मूर्ति होती थी ना, तो उसका प्रयोग करता था एज ए बाँट। ठीक है, बाँट का प्रयोग करने के लिए, गाय का मांस तोलने के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे कट्टर शासक था ये मुस्लिम। ठीक है, हुमायूं। तो मैं बता रहा था हुमायूं चला जाता है, मतलब ईरान से बाहर भाग जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आपने इतिहास बिल्कुल जो पढ़ा हुआ है ना, मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं पढ़ा, जो आपने पढ़ा है ना ऑप्शन टाइप में या कहीं वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ा है, तो वो सिर्फ आपको नॉलेज 10-20% नॉलेज देता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन ये आ गया हुमायूं कौन से युद्ध के बाद भारत से बाहर चला गया, तो कन्नौज। ठीक फ्रेंड्स, कन्नौज के युद्ध के बाद चला गया था। और चला क्यों गया था, तो उसके पीछे एक कहानी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अभी मैं इस अकबर की कहानी बता रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कन्नौज के युद्ध की लड़ाई के हार के बाद चला जाता है ईरान में। ये मुस्लिम होता है, इसको सब कुछ आता है पढ़ना, कुरान वगैरह सब कुछ पढ़ लेता है ये। लेकिन ये अपनी वहाँ जाकर ईरान में जाकर एक मस्जिद में रहता है। ठीक फ्रेंड्स, मस्जिद में रहता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी बदल कर कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल अनपढ़ निठल्ला हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये निठल्लापन बन के रहता है। तो वहाँ जो अकबर जो क्या कहते हैं मस्जिद में जहाँ रहता है, तो वहाँ पर एक काजी होता है मस्जिद में। तो ये उसको झूठ बोलता कि काजी साहब मुझे भी मतलब कुरान वगैरह पढ़ना सिखा दो। तो कुरान वगैरह पढ़ना सिखाने लगता है। ठीक फ्रेंड्स,
मान लो यहाँ पर वो मस्जिद थी, इस जगह वो मस्जिद थी और मस्जिद के सामने एक किला था। ठीक फ्रेंड्स, अमरकोट का किला था। ठीक फ्रेंड्स, तो अमरकोट का किला था और इस किले के सामने एक लड़की, मतलब एक रूम था और रूम में एक खिड़की लगी हुई थी और मस्जिद में भी यहाँ पर एक खिड़की थी, तो उस खिड़की में से इस रूम में वो लड़की बैठी रहती थी। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ ये मतलब नाटक कर रहा है कुरान वगैरह पढ़ने का, सीखने के लिए काजी से, और मेन टारगेट था जो यहाँ वो लड़की बैठी रहती थी ना रूम में खिड़की के पास, तो ये हुमायूं इसी को देखने आता था। मतलब 5-6 महीने हो गए, ये कुरान वगैरह भी ढंग से सीख गया था, कुरान तो पढ़ने आती थी इसको पहले ही, लेकिन ये नाटक कर रहा था। ठीक है, प्राइम टारगेट उसका हुमायूं का यहाँ से इस लड़की के ऊपर टारगेट था। ठीक है, और टारगेट वो पूरा जब हुआ, एक दिन जो यहाँ मस्जिद का ये होता है ना, क्या कहते हैं, मस्जिद का जो काजी होता है उसे कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, मतलब दूसरे देश या फिर दूसरे गांव, मतलब कुरान वगैरह का सिखाने के लिए किसी और को। तो ये कहता है हुमायूं से कि जाओ तुम अब 2-4 दिन अकेले रहना, और तुम्हें मैंने इतना तो सिखा दिया, तुम कर सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे ये यहाँ का मौलवी जाता है दूसरे गांव में, तो इसको पूरा टाइम मिल जाता है, तो ये इस लड़की के पास जाता है और मतलब 6-7 महीने से नैन मटक्का तो चल ही रहा था। फिर A1 क्वालिटी की फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप होने के बाद फिर मतलब प्यार एकदम परवान चढ़ जाता है, और प्यार परवान चढ़ने के बाद फिर ये जो होती है लेडीज, ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाती है प्रेग्नेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो प्रेग्नेंट हो जाने के बाद ये रहती है राजपूतों के ख़ानदान में। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और जो ये अमरकोट का किला होता है ना, यहीं अकबर का जन्म होता है इस लड़की के पेट से। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। तो अकबर का बाप था हुमायूं, और अकबर की कई बार क्वेश्चन ये डीप में यहीं से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसका जन्म राजपूतों के ख़ानदान में हुआ था। तो अकबर। ठीक फ्रेंड्स, अमरकोट में हुआ था शायद, मुझे याद हो, आई थिंक पक्का याद है कि अमरकोट में इसका मतलब वो हुआ था, इसका जन्म आई थिंक 1542-43 डेट होगी वो। ठीक फ्रेंड्स, 1542-43 है, बट एग्जैक्ट बहुत दिन हो गए पड़े हुए। ठीक फ्रेंड्स, तो अकबर के बाप का नाम हुमायूं और इसका माँ का नाम था शायद, माँ का नाम याद नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, बता दूंगा अगर कहीं क्वेश्चन आएगा। तो ये छोटी सी कहानी थी। ठीक फ्रेंड्स, फिर ये हुमायूं, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो उसका नाम हो जाएगा औरंगजेब। ठीक फ्रेंड्स, अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 बार शासन किया था, तो फिर उसका नाम हो जाएगा हुमायूं। ठीक फ्रेंड, क्योंकि ये ईरान वगैरह भाग जाता है, फिर दोबारा गद्दी हथियाने के लिए आ जाता है। ठीक फ्रेंड, तो हुमायूं उसका आंसर आ जाएगा। 2 बार इसने शासन किया था, और 2 बार शासन किया था, और 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। किसका? तो ये हुआ था औरंगजेब का। ठीक फ्रेंड, औरंगजेब को कट्टर जिंदा पीर भी कहा जाता था, कट्टर हिंदूवादी था, बहुत सारे इसने मंदिर वगैरह तोड़वा दिए थे। ठीक फ्रेंड, लेकिन कई बार क्वेश्चन और डीप में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड, कई बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू हिंदू मनसबदार किसके काल में थे, तो औरंगजेब। ठीक है, बल्कि औरंगजेब एक कट्टर हिंदूवादी था, तो इसके काल में सबसे ज़्यादा हिंदू मतलब दास थे, या फिर इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू काम पे लगे हुए थे, 33%। अगर ये पूछ ले, अगर औरंगजेब ऑप्शन में ही ना हो, तो दूसरे नंबर पे थे शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के काल में थे 24%। ठीक फ्रेंड्स, अकबर के काल में थे 33%, क्या बोल रहा हूँ, औरंगजेब के काल में थे 33%, शाहजहाँ के काल में थे 24%। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये दोनों ही ऑप्शन में ना हो, तो फिर अकबर का नाम याद रखना, अकबर के काल में थे 16%। ये क्वेश्चन हज़ारों बार यहाँ से डीप में पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड PCS वगैरह में कई बार पूछता रहता है घुमा फिरा के। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के काल में 33%, फिर शाहजहाँ के काल में 24%, फिर अकबर के काल में 16%। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और मैं बता रहा था ना कि हुमायूं मतलब इंडिया छोड़ के क्यों भाग गया था, तो इसके पीछे कहानी है। जब हुमायूं छोटा था ना, तो इसका फादर था बाबर। ठीक है, बाबर का लड़का था ये हुमायूं। तो जब हुमायूं ने, क्या कहते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में, 26 में लड़ाई वगैरह होने के बाद बाबर जीत गया था इस युद्ध में, और इनकी जो सेना थी ना बाबर की सेना में ही था वो, क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी एक अफगान था, तो शेरशाह सूरी इनकी बाबर की सेना में ही काम करता था। तो मतलब युद्ध वगैरह जीत जीत लेने के बाद फिर बाबर ने अपने सैनिकों को कहा आप थोड़ा वगैरह रेस्ट वगैरह कर लीजिए और खाना खा लीजिए। तो मतलब ये बहुत सारी सेना इधर बैठी हुई है, ठीक है, और बाबर इधर खड़ा हुआ है, और हुमायूं छोटा था, तो हुमायूं इधर था अपने पापा के पास ही खड़ा था। तो
यहाँ पर सब सैनिक वगैरह बैठ के ऐसे सर्कल में खाना खा रहे थे। खाना क्या खा रहे थे फ्रेंड? खाना क्या खा रहे थे? वो गाय का मांस खा रहे थे। ठीक फ्रेंड, गाय का मांस खा रहे थे, मतलब एक हाथ पे गाय का मांस रख के दूसरे हाथ से उठा उठा के खा रहे थे। लेकिन जो ये शेरशाह सूरी था ना, ये भी यही गाय का मांस ही खा रहा था। लेकिन ये थोड़ा मतलब शुरू से ही चालाक बंदा था, मतलब A1 क्वालिटी का मतलब दिमाग था इसके पास। तो ये मतलब दूसरे सैनिकों की तरह नहीं खा रहा था। मतलब दूसरे सैनिक तो हाथ का एक हाथ पे गाय का मांस रख के खा रहे थे, दूसरे हाथ से उठा उठा के। लेकिन जो ये शेरशाह सूरी था ना, तो ये इसके हाथ में एक तलवार थी। तो ये तलवार की जो चोंच होती है ना, उसमें मतलब जैसे आज के टाइम पे फ्रूट चाट खाते हैं ना, वो पिन में चुबो चुबो के, ठीक है ना, जैसे फ्रूट चाट खाते हैं ना, वो पिन सी चुबो के सीधा मुंह में। तो ये गाय का मांस ऐसे खा रहा था, वो तलवार की चोंच से ऐसे गड़ा के सीधा मुंह में डाल रहा था। तो ये यहाँ बाबर खड़ा हुआ था ना, इसको डाउट हुआ, और ये हुमायूं को कहता कि देख, हमारी पूरी सेना मतलब फ्रेंड बाबर को डाउट होता है, तो ये कहता है हुमायूं को, देख हमारी पूरी सेना आराम से बैठ के खा रही है, लेकिन इस बंदे से सतर्क रहियो, बच के रहियो, क्योंकि ये मुझे बहुत चालाक लग रहा है, मतलब ये अलग ही किस्म का बंदा है। तो बाबर हुमायूं कहता कि जा इसको पकड़ ले। ठीक फ्रेंड, इसको शेरशाह सूरी को पकड़ ले। ठीक फ्रेंड, जैसे ये हुमायूं इधर से इसको पकड़ने के लिए भाग जाता है। ठीक फ्रेंड, जैसे ये इसको पकड़ने के लिए भागता है, तो ये क्या कहते हैं, ये शेरशाह सूरी था, ये भाग जाता है और जाते हुए हुमायूं से एक बात कह के जाता है कि अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया ना, तो एक दिन मैं इंडिया के अंदर से ना, भारत के अंदर से मुग़लों को खदेड़ कर रहूँगा बाहर। तो ये मतलब शेरशाह सूरी पूरा डिफ़ाल्टर किस्म का बंदा होता है, A1 क्वालिटी का पढ़ा लिखा हुआ होता है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ये पढ़ा लिखा तो होता ही अच्छा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जाते हुए कह के जाता है कि अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया ना, तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मतलब मुग़लों का खात्मा कर दूंगा। और ये खात्मा तब करता है जब ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई होती है कन्नौज की। ठीक है, 1540 में होती है, कई बार पूछा जाता है। तो ये कन्नौज में हुमायूं हार जाता है, और हार के कहाँ चला जाता है? ईरान। ठीक है, ईरान में जाके एक मस्जिद में छुप जाता है, जैसा कि पहले मैं कहानी सुना चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, कहानी वगैरह बहुत होगी है, फिर ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए कहाँ थे हम? ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, जो कि कई बार पूछा है UP PCS में, ठीक फ्रेंड्स, कि शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा मतलब अपनी स्टडी वगैरह कहाँ से की थी, तो वो की थी यूपी के अंदर पड़ता है जौनपुर। ठीक फ्रेंड्स, जौनपुर, वहाँ से इसने स्टडी वगैरह की थी। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पहुँच जाता है कि पूरब का सिराज या भारत का सिराज किसको कहा जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के किसी ने हर किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा, उसका आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, पूरब का सिराज जौनपुर को कहते हैं। ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है UP PCS में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, तो इसीलिए देख लो, कहानी सुनाई तो 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। ठीक है, तो चलिए अब कहानी वगैरह नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, कहानी वगैरह सुननी है तो 3800 क्वेश्चन देख लो जाके, वहाँ डिटेल में सुनाया है। ठीक है, आगे चलिए, कहाँ थे हम? यहाँ थे ना, दीन इलाही अकबर ने चलाया था। ठीक है, दीन इलाही एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? ठीक है, एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था, और वो था बीरबल। ठीक है, आगे चलिए, जब ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था तो उस टाइम अकबर का शासनकाल था। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? अकबर। ठीक फ्रेंड्स, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। इंग्लैंड का तत्कालीन राजा, ठीक है, तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था? तो ये जॉन हॉकिंस को। ठीक फ्रेंड्स, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो ये आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर डैश कहलाया, तो ये शाहजहाँ। ठीक फ्रेंड्स, शाहजहाँ कहलाया था। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 में कौन ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है मैंने। ठीक फ्रेंड्स, तख्ते ताऊस ले गया था 1739 में कौन? नादिर शाह। ठीक फ्रेंड्स, कहानी है, सुनना चाहोगे तो सुना देता हूँ अभी। ठीक फ्रेंड्स, अब वीडियो लंबी होगी तो होगी। फ्रेंड्स, तो कहानी सुन लीजिए। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो 1739 में किसका शासन था? तो आपको याद होगा 1739 की डेट, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1739 में होता है बैटल ऑफ करनाल। करनाल का युद्ध होता है किसके बीच? तो ये होता है मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है तख्ते ताऊस कौन ले गया था? नादिर शाह। ठीक है, याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर नादिर शाह है। ठीक है, याद रखना। तो कहानी सुना देता हूँ। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर ये राज कर रहा होता कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह। और कई बार क्वेश्चन ये बना कि किस भाषा को रंगीला भाषा कहते थे? तो मोहम्मद शाह उसका आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स,
लेकिन अब बात करते हैं इधर हरियाणा की तरफ। हरियाणा जो HCS वगैरह का एग्ज़ाम है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो मोहम्मद सारंगीला को आशीर्वाद देने दिल्ली कौन गया था। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली कौन गया था, तो ये गए थे गरीबदास। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है कि मोहम्मद सारंगीला को अपना आशीर्वाद देने गए थे बाबा गरीबदास। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे ये अपना आशीर्वाद देने दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पर शासन कर रहा होता है रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक फ्रेंड्स, तो जो ये बाबा गरीबदास जाते हैं, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये जाते हैं, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला को कहते हैं मेरी 3 शर्तें हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जाकर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दूंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो इनकी पहली शर्त ये होती है, ये मोहम्मद शाह रंगीला से कहते हैं कि एक तो जो हमारे देश में तुम गाय वगैरह का वध करते हो, गाय को मारते हो, उसका मांस खाते हो, ये बंद होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, पहली शर्त मेरी ये है। दूसरी शर्त ये थी कि हमारे देश में किसानों पर बहुत अत्याचार कर रहे हो तुम लोग, ये बंद होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है। तीसरी शर्त में ये कहता है जो हमारे हिंदुओं के ऊपर जो धार्मिक कर लग रहा है, ठीक फ्रेंड्स, इसको बंद होना चाहिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है ठीक है, ये तीनों शर्तें मुझे। तो मोहम्मद शाह रंगीला मान जाता है, लेकिन उसके जो चेले चपाटे थे ना, मतलब वो क्या कहते हैं, इसके दरबार में रहते थे सेनापति या मुख्यमंत्री जो भी बना रखे होंगे। ठीक है ना, तो जो इसके दरबार में रहते थे इसको सलाह देने के लिए मंत्री वगैरह, तो वो कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला से कि तुम एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, काफिर माने होता है, ठीक फ्रेंड्स, जो इस्लाम को ना मानता हो तो वो काफिर है। अब मान लो आप हो, मैं हूँ, कोई सिख है या फिर कोई जाट है या कोई कुछ भी है, ठीक है, कोई बनिया है या फिर कोई गुप्ता है, अग्रवाल है, अगर आप इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते हो तो आप एक काफिर हो। ठीक है, मैं भी एक काफिर हूँ इस्लाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और काफिर का मतलब होता है कि इसे काफिरों को जीने का हक नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानता तो उनको जीने का हक नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि ये एक हिंदू है, ये एक काफिर है, तुम इसकी बातें कैसे मान सकते हो। ठीक है, तो फिर ये एक बात कहते हैं मोहम्मद साहब को गरीबदास एक बात कहते हैं, एक शेर सुनाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक बात कहते हैं गरीबदास, कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को कि जो माने वचन हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि जो माने वचन हमारा राज करे काबुल कंधारा। मतलब जो मेरा वचन मानेगा ना वो दिल्ली से लेकर काबुल कंधार तक राज करेगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान वगैरह का इलाका सब अपने अंडर ही आता था उस टाइम, काबुल कंधार। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बात कहते हैं कि जो माने वचन हमारा राज करे काबुल कंधारा। ठीक फ्रेंड्स, और जो ना माने वचन हमारा, कि जो ना माने वचन हमारा फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, इन्होंने यही बात कही थी कि जो ना माने वचन हमारा, तो फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी और जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा। और फिर उसके बाद जो हुआ, पश्चिम दिशा से कौन आया था घोड़े पर बैठ के 1739 में? नादिर शाह। ठीक है, फिर नादिर शाह के साथ युद्ध होता है इसका, और नादिर शाह इसके पूरे शासन को उधेड़ के, मतलब पूरा उजाड़ देता है, सब कुछ उधेड़ देता है, सब कुछ लूट लेता है, लूट के ले जाता है 1 करोड़ 78 लाख रुपए कैश, और साथ में ले जाता है ये मयूर सिंहासन जो यहाँ लगा हुआ है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा, इसे लूट के ले जाता है। और साथ ही ले जाता है अच्छी नस्ल के घोड़े, क्योंकि उस टाइम घोड़े का बहुत क्रेज़ था, सारी लड़ाइयाँ घोड़े वगैरह से लड़ी जाती थी। जैसे कि आपने देखा होगा 1980 90 के दशक की फिल्में जो ये शोले वगैरह बनी थी ना, ये सब घोड़ों का क्रेज़ था उस टाइम फिल्मों में भी। ठीक फ्रेंड्स, तो उस टाइम युद्ध वगैरह जो होते थे सब घोड़ों पर होते थे, और हमारी फिल्मों में भी घोड़ों का काफ़ी अच्छा रोल दिखाया जाता था पहले। ठीक फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी कहानी थी, आगे चलते हैं। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, UP PSC के लेवल के तक का। उत्तरी, चलिए, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में। ठीक फ्रेंड्स, मोती मस्जिद बनवाई थी किसने? तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी, आगरा में ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। ठीक फ्रेंड्स, ये इसको ना तो गाना बजाना पसंद था और ये डांस वगैरह भी नहीं देखता था। औरंगजेब इसने बैन लगा दिया था अपने शासनकाल में। बट ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता कि औरंगजेब क्या बजाता था, तो ये बीणा, बीणा 1 नंबर का बजाता था, बीणा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम। ठीक फ्रेंड्स, लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आगे देखिए। मुगल भवनों में किसमें अन्य विशेषता बताई जाती है? ठीक है, मुगल भवनों में किसमें अन्य विशेषता बताई जाती है जो कि वह लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है? तो ये ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के नाम से। ठीक है, ताजमहल
उसकी याद में बनवाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये शाहजहाँ था ये अपनी वाइफ से यानी कि मुमताज़ बेगम से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। मतलब इनकी 17 साल शादी चली थी, 17 साल में से ये 14 साल तो प्रेग्नेंट रही थी, इतना प्यार करता था। ठीक फ्रेंड्स, कौन? शाहजहाँ। 13 बच्चे थे, 14वें बच्चे की जब डिलीवरी हो गई थी ना, डिलीवरी होने के बाद मुमताज़ मर गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी की याद में ताजमहल बनवाया गया था, इतना प्यार करता था ये। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, ताजमहल। ठीक फ्रेंड्स, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। ठीक फ्रेंड्स, शेर खां। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए आ गया है शेर खां। हुमायूं को 1700, क्या बोल रहा हूँ मैं, शेर खां यानी कि शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, शेर खां की उपाधि इसको मिली थी क्योंकि ये बिहार वगैरह में कोई वो वहाँ का शासक वगैरह था, तो उसके साथ ये मतलब बॉडीगार्ड का काम करता था। तो इसने एक ही बार में मतलब शेर को मार दिया था, तो उसी मतलब शासक ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। किसको? शेरशाह सूरी को। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की बात हो रही है। शेर खां ने हुमायूं को 1539-40 में किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना दी है। कन्नौज का युद्ध हारते ही ये भाग जाता है ईरान। ठीक है, जाके छुप जाता है मस्जिद में। आगे चलिए। शेरशाह द्वारा ग्रैंट रोड पंजाब, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंट रोड पंजाब को किससे जोड़ती थी? ये पूर्व बंगाल को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। ठीक फ्रेंड्स, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो ये था इनायत खान। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 1700। ठीक फ्रेंड्स, 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध विरुद्ध युद्ध उसकी उसकी ठीक है, मराठा मतलब मुगलों ने मराठों के विरुद्ध युद्ध में उसकी वीर पत्नी का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मतलब औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल सम्राट जो मुगल, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टीफन 1707 में औरंगजेब मर जाता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक फ्रेंड्स, मृत्यु के बाद मतलब मराठा शासन किसके हाथों में था? तो ताराबाई। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, ताराबाई याद रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब मराठा शासन ताराबाई के हाथों में था। ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जैक्ट पूछा जाता है। शिवाजी के राज्य में राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं का संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ प्रथम। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध मतलब अंग्रेजों और मराठा का युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो सालवाई संधि। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हुई थी 1882 में। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मतलब अंग्रेजों और मराठा की लड़ाई कौन सी संधि के साथ समाप्त हुई थी? सालवाई की संधि। आगे चलिए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। आगे चलिए। भारत में डच सबसे आरंभिक उपनिवेश कहाँ था? क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम, या कई जगह ये मछलीपट्टनम भी लिखा मिलता है। ठीक है, आप देख के टिक करना। आगे चलते हैं। ठीक है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया था? ठीक है, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी ना, तो उसने अंग्रेज का शासक था चार्ल्स द्वितीय, उससे विवाह किया था, तो उसको दहेज में पुर्तगालियों ने दिया था क्या? मुंबई। कि जाओ तुम मेरी बेटी से शादी करो, राजकुमारी से शादी करो, हम तुम्हें मुंबई पूरा दान में देते हैं या दहेज में देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 175 नंबर देखिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर उसका स्वागत, उसका वेलकम किस भारतीय राजा ने किया था? तो ये जमोरिन ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारत में सबसे, ठीक फ्रेंड्स, भारत में सबसे, ये सबसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, ये मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में। आगे देखिए। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट को सूती कपड़े यूरोप आमतौर पर क्या कहते थे? इनको कहते थे कोलकट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली भारतीय कपड़ा ले जाते थे ना, भारत से सूती कपड़ा ले जाते थे और उनको यूरोप में बेचते थे, तो यूरोप में हमारे कपड़ों को कहते थे कैलको। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। अपने शासनकाल के दौरान, ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को आराम में क्या उगाने के लिए कहते थे? ठीक फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये चाय कहते थे, यहाँ पर ये असम होना चाहिए। फ्रेंड्स ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अंग्रेज असम में क्या उगाते थे, तो असम में होती है चाय। फ्रेंड्स तो किसान अंग्रेजों के कहने पर चाय उगाते थे असम में। फ्रेंड्स आगे चलिए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना ये 1699 में की गई थी। गुरु गोविंद का जन्म हुआ था तलवंडी में। फ्रेंड्स गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आगे चलिए। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी, ये दी थी जमान शाह ने। फ्रेंड्स आगे चलिए। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली का सुल्तान, तो ये मोहम्मद शाह था, बता दिया शुरू में। फ्रेंड्स आगे चलिए। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। फ्रेंड्स आगे चलिए। कथाकथित लाल कोठरी घटना किस बात का उल्लेख करती? तो फ्रेंड्स यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना। फ्रेंड्स ब्लैक होल की घटना किसके काल में हुई थी और ये कब हुई थी? फ्रेंड्स तो ये ब्लैक होल की घटना मतलब वो सिराजुद्दौला था, उसने एक छोटा सा कमरा था और उस छोटे कमरे में उस 100 फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है ना, 123 अंग्रेज़ों को, मतलब इस छोटे से कमरे में 123 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था, जो अगले दिन सिर्फ 5-7 ही जिंदा बचे थे। फ्रेंड्स इसी को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। देख लीजिए, 123 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में कथाकथित कैद करके, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स तो ये वो क्वेश्चन पूछा जाता है किसके काल में घटना हुई थी, तो ये हुई थी सिराजुद्दौला के क्या बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ये हुई थी सिराजुद्दौला के काल में हुई थी ब्लैक होल की घटना। फ्रेंड्स याद रखेंगे। इसमें 123 बंदे थे, इन सबको कमरे में बंद कर दिया था। लगभग 5-7 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सारे मार डाले थे उसने। फ्रेंड्स पता नहीं उसके अंदर क्या हो गया था। आगे चलिए। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने। फ्रेंड्स आगे चलिए। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा। फ्रेंड्स गोवा वाले बीच पे। फ्रेंड्स आगे चलिए। किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी जिसके बाद फ्रांसीसी की शक्ति का भारत से मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद फ्रांसीसी शक्ति भारत में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो वो थी बांडीबास की लड़ाई। फ्रेंड्स और कई बार ये पूछ ले कब लड़ी गई थी, तो ये 1759 में लड़ी गई थी। फ्रेंड्स इस लड़ाई को हारते ही मतलब पुर्तगाली बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, नाश कर दिया था अंग्रेजों ने इनका। फ्रेंड्स आगे चलिए। आर्य समाज की स्थापना। फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और कहाँ होती है? मुंबई में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। फ्रेंड्स तीनों 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिए तीनों। फ्रेंड्स कहाँ हुई थी स्थापना? तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापित करने वाले कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद थे। फ्रेंड्स अंग्रेजों ने भारत को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम कब बना दिया? तो ये 1835 में। फ्रेंड्स आगे चलिए। अलीगढ़ आंदोलन संबंधित था, तो सैयद अहमद खान से। नए भारत को पैगंबर किसे कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय को। फ्रेंड्स आगे चलिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग ने की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। फ्रेंड्स आगे चलिए। फ्रेंड्स ये हो गया ना व्यय आयोग, जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था, तो चार्ल्स आयोग। फ्रेंड्स चार्ल्स आयोग। आगे देखिए। फ्रेंड्स आगे देखिए। निम्नलिखित फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला आंदोलन था, तो ये ब्रह्म समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये यूपीपीसीएस में कल परसों पूछा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे। 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। आगे चलिए। यहाँ से देखिए। वर्ष पहले हमने नीति के साथ ये वादा किया था कि अब वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द किसने कहे थे? फ्रेंड्स ये शब्द कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स इन्होंने ये कहा था वर्षों पहले हमने नीति से एक वादा किया था, अब उस प्रोमिस को पूरा करने का टाइम आ गया, तो ये शब्द कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते। किसने कहा था? फ्रेंड्स किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, तो ये गांधी जी ने कहा था। आगे चलिए। सत्य परम तत्व है और वह एक ईश्वर है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेसी नेता। फ्रेंड्स कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध कहा जाता है? ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा होगा।
ये कहा जाता था ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। आगे चलिए, भारत में ब्रिटिश की संपत्ति का वहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इनकी एक पुस्तक आई थी फ्रेंड्स, उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फ्रेंड्स, संपत्ति का अपव्यय। फ्रेंड, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी, लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार ये पूछा था ये पुस्तक कब छपी थी? तो ये 1906 में छपी थी। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि मेरे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी नहीं धरती पर चलता था? तो ऐसा कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आगे चलेंगे, करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह ने कहा था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी। फ्रेंड्स, तो केसरी किसका था? तो ये था बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक का। आगे चलिए, गांधी जी ने किस धर्म को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। आगे चलिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्र का अल हिलाल शुरू किया था। फ्रेंड्स, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्रेंड्स, प्रतिबंध लगा देने के बाद अल बलाग की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1915 में। फ्रेंड, क्वेश्चन यही पूछा जाता कि जो ये क्या कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम का आज़ाद थे, इन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? तो ये साप्ताहिक अखबार निकाला था अल हिलाल। फ्रेंड, इतना याद रखना, अल हिलाल किसका समाचार पत्र है? अबुल कलाम आज़ाद का। फ्रेंड्स, और ये एक साप्ताहिक उर्दू पत्र था। फ्रेंड्स, सप्ताह में एक बार छपता था उर्दू लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, और 1912 में। फ्रेंड्स, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्ट। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा, ऐसा कहा था बीजेटी ने। फ्रेंड्स, आगे चलिए, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी से कौन संबंधित है? खान अब्दुल खान गफ्फार खान। फ्रेंड्स, इनके ऊपर भी कहानी सुना रखी है पूरी। आगे चलते हैं, लेडी विद द लैम्प, तो इसको कहते थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंदो घोष की थी। आगे चलिए, द लॉयल मोमडन ऑफ इंडिया किसका समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खान का। आगे चलिए, कौन यंग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ से देखिए। फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिको बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन। फ्रेंड्स, यह पूछा जाता है जो नील दर्पण पुस्तक है वो किसने लिखी थी? लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये भारत भाग विधाता। फ्रेंड्स, आगे चलिए, अपने उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया था? सन्यासी विद्रोह का। यह हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। फ्रेंड्स, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड के मामले में। फ्रेंड्स, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। फ्रेंड्स, लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ रचा गया था? तो ये था भगत सिंह के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। फ्रेंड्स, आगे देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये सरदार भगत सिंह ने। फ्रेंड्स, आगे चलिए, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो लाला हरदयाल ने की थी। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई थी? फ्रेंड्स, तो मंगल पांडे ने चलाई थी। कहाँ पर चलाई थी? बैरकपुर में। फ्रेंड्स, इससे हजारों बार क्वेश्चन ही बने हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। और कई बार ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति में कौन सी बटालियन में थे? तो ये 34वीं बटालियन में थे। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, 34वीं एनफील्ड राइफल बटालियन में थे ये। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 230 नंबर देखिए, स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का आंतरण था। फ्रेंड्स, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सम्राटों का। आगे चलिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कानपुर में गदर का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कानपुर में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। भारत में सिविल सेवा। फ्रेंड्स, यूपीएससी की बात करिए कि यूपीएससी की स्टार्ट भारत में किसने की थी? तो यूपीएससी पुलिस स्टेशन पुलिस वगैरह सब इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। फ्रेंड्स, जब हमारे देश में पुलिस व्यवस्था है, यूपीएससी है,
जितने ये रजिस्ट्रार, जितने तहसील कोर्ट वगैरह बने हुए हैं, तो इसमें भारत में शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग को 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1858 में जो रानी विक्टोरिया थी उसका शासन पत्र किसने पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ पढ़कर सुनाया था, तो इलाहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन प्रेसिडेंसी रैयत प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो मुनरो ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। 38वां क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। सिविल सेवा। ठीक फ्रेंड्स, सिविल सेवा पास करने वाले मतलब यूपीएससी क्लियर करने वाले उस टाइम कौन प्रथम भारतीय थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। बंगाल का अंतिम गवर्नर था विलियम बेंटिक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सा गवर्नर जनरल ठगी के उन्मूलन से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प नीति से जुड़ा हुआ है, तो ये झंडूराम डलहौजी था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलिए, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजा गोपालाचारी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, विशेषतः अभी विभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों से संबंधित, तो ये कृषि सुधार किया था इसने। ठीक फ्रेंड्स, कृषि सुधार। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसमें 250 से आगे करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, 250 नंबर देखिए। भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी और ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक फ्रेंड्स, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। 500 क्वेश्चन कराने को हैं। ठीक फ्रेंड्स, बट 500 क्वेश्चन में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये देख लीजिए। बट आने वाले टाइम में, ठीक फ्रेंड्स, जो आने आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिए। अभी 250 से काम चलाइए, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद लगभग 3-4 घंटे के अंदर आपको A1 क्वालिटी की 300 क्वेश्चनों की कंप्यूटर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, रेलवे के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं 2-4। ठीक फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के 2-4 घंटे के बाद अपलोड होने के बाद 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे A1 क्वालिटी के कंप्यूटर के। ठीक फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो, और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो। अगर ऐसा ही डाटा, ठीक फ्रेंड्स, ऐसी A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अदरवाइज़ तो आपको अगर घूमना ही है, इधर उधर भटकना है, तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, घूमते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही पढ़िए, जहाँ आपका मन लगे, A1 क्वालिटी का डाटा मिले जहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स, नॉलेज मिले आपको, वहाँ स्टे करिए। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं और होने वाले भी हैं, जो कुछ लगे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब घूमने फिरने का टाइम नहीं है, आप एक जगह स्टे हो जाइए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक फ्रेंड्स, अगली वीडियो कंप्यूटर की होगी।